तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल चंद्रयान 3 जो कि इसरो का एक फ्लैगशिप मिशन है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों, कल इस पर इतनी सारी न्यूज़ चल रही थी कि मैंने सोचा कि आज वीडियो नहीं बनाता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करके अगले दिन फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा और पूरे के पूरे यूरोप में कैसे भारत का परसेप्शन ये चेंज कर सकता है उस पर भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अब यूरोप के पर्सपेक्टिव की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम लोग इस तरह का कोई बड़ा मिशन करते हैं तो पूरे के पूरे यूरोप में अलग अलग पत्रिकाओं में हमारा मजाक के रूप में कार्टून छपने लगते हैं। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इन कार्टून्स के रूप में पूरे के पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों का फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये भारत के प्राइड से जुड़ा हुआ वीडियो है। तो चलिए शॉर्ट में जान लेते हैं कि चंद्रयान सीरीज़ में आखिर था क्या क्या। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रयान 1 की। तो आपको बता दूं कि ये जो चंद्रयान 1 था वो बिल्कुल सक्सेसफुल मिशन था और इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में। तो ये अभी के चंद्रयान 3 से कैसे अलग था, तो देखिए इसका जो प्रोब था इसको सीधे चांद की सतह पर गिर जाना था, यानी कि ये एक हार्ड लैंडिंग होना था। तो अभी आपके स्क्रीन पर ये दिखेगा कि ये हार्ड लैंडिंग आखिर होता क्या है और इसमें किसी भी प्रकार का पैराशूट या फिर किसी भी प्रकार के बूस्टर का इस्तेमाल नहीं होता है इसको। बट देखिए अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है हार्ड लैंडिंग, ये सीधा सीधी सतह पर जा कर के गिरता है। और ये जो प्रोब था ये लगभग अगस्त 2009 तक ऑपरेशनल रहा, तब तक इससे कांटेक्ट मेंटेन था। ये लगभग 105 किलो का था और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि इसने कंक्लूसिवली पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी को खोज निकाला था। जी हाँ, ये कारनामा पहली बार भारत ने किया था, अमेरिका ने भी पानी की खोज नहीं की थी चंद्रमा पर। बाद में नासा का भी स्टेटमेंट आया था कि देखिए भारत ने पानी तो खोज लिया है लेकिन उस पर हमारा एक इक्विपमेंट लगा था जिसका नाम था मून मिनरलॉजी मैपर। खैर जो भी हुई है तब क्रेडिट की बात हुई, लेकिन किया तो भारत नहीं था। उसके बाद अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था जो कि माइजरेबली फेल हो गया था। मुझे बहुत ही बुरा लगा था उस दिन, लेकिन 100% फेल नहीं था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस दिन लॉन्च हुआ था और क्या क्या इसका सीक्वेंस था। देखिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। अब देखिए इसका जो ऑर्बिटर था वो बड़े आराम से चंद्रमा की कक्षा में चला गया था और स्थापित भी हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और वो ऑर्बिटर शायद अभी भी फंक्शनल है, उस पर मैं अपडेट आपको बता दूंगा बाद में। लेकिन इसका जो विक्रम लैंडर था उसको सॉफ्ट लैंड होना था। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है, देखिए ये है सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी ये एक्चुअली विक्रम लैंडर की फेल हो गई और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में इसका बैलेंस बिगड़ गया था और बताया जाता है कि वो सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हुआ था। अब अगर ये जो विक्रम लैंडर था ये अगर सक्सेसफुली लैंड कर जाता चंद्रमा की सतह पर तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होता जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी हो। पहली बात तो ये कि अब तक मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद सिर्फ दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई हो चंद्रमा की सतह पर। तो पहला है अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा है चीन। और उसमें भी अगर भारत पहले अटेम्प्ट में ऐसा कर देता तो पूरी दुनिया में यकीन मानिए हंगामा मच जाता। तो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसमें से निकलता प्रज्ञान रोवर जिसका वजन था 27 kg और ये घूम घूम करके चंद्रमा की सतह पर जा कर के देखता और एक्सप्लोर करता। बट 6 सितंबर 2019 के दिन विक्रम लैंडर फेल हो गया, लेकिन हाँ ऑर्बिटर सक्सेसफुल रहा, वो अभी भी वहाँ की कक्षा में स्थापित है। तो चलिए अब आते हैं चंद्रयान 3 पर फाइनली। तो देखिए इसका लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को और ये 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको तो पता ही है कि भारत चौथा ऐसा देश होगा दुनिया में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कंडक्ट करेगा चंद्रमा की सतह पर। इसमें भी विक्रम लैंडर है, इसमें भी प्रज्ञान रोवर है और चंद्रयान 2 की अपेक्षा इस चंद्रयान 3 में इसके पेलोड में बहुत ही मिनिमल सा अंतर है। तो इससे प्रतीत यही होता है कि ये एक करेक्टिव मिशन है और सेकेंड अटेम्प्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि सारे ग्लिचेस ठीक कर दिए गए होंगे और 23 अगस्त को हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग होते हुए देखेंगे। तो इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है GSLV Mark 3 या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग LVM-3 भी। ये एक भारत का हेवी रॉकेट है जिसका वजन लगभग 3900 kg का है। तो आइए अब समझते हैं कि ये नेशनल प्राइड के लिए इतना इम्पोर्टेंट मिशन क्यों है। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूरोपीय और पश्चिमी देश आज भी दुनिया को अपनी बपौती मानते हैं और वो एक ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं भारत और अन्य ईस्ट एशियन कंट्री को, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहेंगे, फिर भारत को कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स कह देंगे और समय समय पर भारत को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के कार्टून छापते रहेंगे। अब ऑब्वियसली वहाँ की सरकार ऐसा खुल करके नहीं करती है,
लेकिन वहाँ के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा इस तरह के अपना रंग दिखाते रहेंगे। ऑल्दो वहाँ की जो सरकार है उनकी भी मेंटलिटी यही है, क्योंकि आप देखेंगे समय समय पर वो लोग भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते रहेंगे और वो लोग चाहते हैं कि उनके हिसाब से दुनिया चले। फॉर एग्जांपल अभी यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने मणिपुर का जिक्र कर दिया और भारत को एक तरह से ऑर्डर दिया कि आप स्थिति को संभालिए। मतलब आप इन लोगों की मेंटलिटी समझिए, ये लोग आज भी हमें गुलाम समझते हैं। ये कार्टून देखिए, भारत ने एक बड़ा स्पेस मिशन परफॉर्म किया था, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तरह के कार्टून छापा था। हालांकि इनको जवाब देना बहुत आवश्यक था और इसके जवाब में हमारे किसी कार्टूनिस्ट ने ये कार्टून छाप दिया। और आप देख सकते हैं कि ये कार्टून 2017 में छापा गया था, लेकिन ये सच कब साबित हुआ, जब वन वेब को भारत के पास आना पड़ा अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए। जी हाँ, ये ब्रिटेन की कंपनी है जिसने भारत से अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाया। अगेन आप ये न्यूज़ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि मैंने लगाया, और ये वन वेब की ऑफिशियल वेबसाइट का न्यूज़ है। और ये लॉन्च भारत ने 2 बार किए, 36 सैटेलाइट्स को एक बार में स्थापित कर दिया। अब देखिए, मैं बोल रहा था कि चंद्रयान 3 से क्या होता है, तो देखिए इससे हमारा जो है रेपुटेशन काफ़ी ऊपर जाता है पूरी दुनिया में। अब जो डेवलप्ड देश हैं, पश्चिमी देश, उनको भी भारत के पास आना पड़ रहा है अपना सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इससे भारत का रेपुटेशन कितना ज़्यादा जाएगा। और जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मिशंस परफॉर्म कोई भी देश करता है तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिशन परफॉर्म कर दिया भारत ने। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च है ये तो भारत के बाएं हाथ का खेल है। तो इसके बाद होता ये है कि ये लोग लाख गाली दे ले, लाख भारत को नीचा समझ ले, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों को आना पड़ेगा भारत के पास अपना सैटेलाइट लॉन्च कराने, क्योंकि भारत से सैटेलाइट लॉन्च कराने की कीमत पूरे के पूरे पश्चिमी वर्ल्ड से लगभग 10 गुनी कम होती है। तो इससे भारत की जो होगी ये स्पेस इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, इसरो का या फिर भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्रिएट होगा। तो इस सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो आराम से भारत 20-25 बिलियन साल के कमा लेगा और वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में ऐड होगा। इसके अलावा हमें जो टेक्नोलॉजी इस माध्यम से हम लोग जो डेवलप करेंगे उसका मिलिट्री एप्लीकेशन भी होता है। जी हाँ, क्योंकि ये जो रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी है लगभग एक ही प्रणाली पे काम करती है। इसके साथ ही साथ अगर आप रॉकेट लॉन्च करते हैं तो आपको चाहिए होता है टॉप नॉच कैलकुलेशन, टॉप नॉच कंप्यूटिंग, इसके साथ साथ टॉप नॉच लेवल के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इसके साथ ही साथ मेटलर्जी और जो हीट रेसिस्टेंट मटेरियल्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे साथ साथ पैरेलली जो डेवलप होती हैं ये मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी काम आ सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ नाविक का। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भारत ने जो अपना स्वदेशी जीपीएस आप कह सकते हैं नाविक नाम का, उसके कई सारे सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए हैं और इसका जो मिलिट्री एप्लीकेशन है वो काफ़ी उच्च स्तर पर होता है। क्योंकि देखिए अगर आप अमेरिकी जीपीएस पर रिलाई करते हैं तो फिर आपको अमेरिका की बात मान करके चलनी होगी, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी भारत पीओके पे एक्शन लेता है और अमेरिका अपना जीपीएस बंद कर देता है तो फिर भारत की मिसाइलों के लिए बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बिना जीपीएस के कोई भी मिसाइल एक्यूरेट टारगेटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ सैनिकों का लोकेशन और इत्यादि सारे चीज़ों के डाटा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल आप एक समझ गए होंगे कि भारत की छवि के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जब इस तरह की टेक्नोलॉजी में हम लोग प्रगति करते हैं तो उसका क्या क्या पैरेलल बेनिफिट हम लोगों को हो सकता है। अपनी भी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।